जो हाँ जी सर, आपके मन में कभी सवाल नहीं आता होगा कि अमीर लोग अपने पैसे का करते क्या है। चलिए आज बताता हूँ इस जगह पे कि अमीर लोग अपने पैसे का क्या करते हैं। टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, या इसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी कहा जा सकता है। सीए फाइनल सीएमए फाइनल में असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का एक जबरदस्त टॉपिक। लेकिन सिर्फ हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम इसके साथ साथ पीजीबीपी पढ़ेंगे, हम इसके साथ साथ टीडीएस भी पढ़ेंगे और असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज भी पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो के फंडामेंटल पे हम चल रहे हैं। यस, चार्ट रिवीजन चल रहा है साहब। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का एक और टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट फंड। अब इन्वेस्टमेंट फंड जब भी आता है या टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड जब भी आता है, हमें दो बातें समझनी है। एक, जो यूनिट होल्डर इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसको इनकम मिल रही है, उसका क्या। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इन्वेस्टमेंट फंड एक्चुअली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, जहां पे अमीर लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड इसको अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट फंड बेसिकली तीन कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री इन्वेस्टमेंट। राइट। अब कैटेगरी वन जो होता है ये मोस्ट सेफ इन्वेस्टमेंट फंड होता है। जो टू होता है वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है। थ्री जो होता है ये मोस्ट रिस्की एआईएफ्स होता है। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट फंड को जो इनकम आ रही है इसका क्या। इन्वेस्टमेंट फंड को जितनी भी इनकम आ रही है एक्सेप्ट पीजीबीपी, ये सब के सब एग्जम्प्ट है। सो ऑल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एक्सेप्ट द पीजीबीपी कंपोनेंट इज टोटली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1023 एफबीए। सो ऑल इनकम ऑफ एआईएफ इज एग्जम्प्ट एक्सेप्ट द पीजीबीपी कंपोनेंट। पीजीबीपी कंपोनेंट को छोड़ के सब कुछ। ठीक है सर। अच्छा, क्या आप जानते हैं सेक्शन 139(4)(f) कहता है इन्वेस्टमेंट फंड मस्ट फाइल द रिटर्न। अब प्रॉफिट हो नुकसान हो, इन्वेस्टमेंट फंड को रिटर्न भरना ही भरना है। अब देखिए, टैक्सेशन का बेसिक सिंपल एस्पेक्ट है। एक, अगर इनके हाथ में वो इनकम एग्जम्प्ट है तो रिसीवर के हाथ में पास थ्रू स्टेटस में वो टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर यूनिट होल्डर के हाथ में वो अमाउंट टैक्सेबल है तो इन्वेस्टमेंट फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसके ऊपर क्या डिडक्ट करे, टीडीएस डिडक्ट करे, क्योंकि रिसीवर के हाथ में वो क्या है, टोटली एग्जम्प्ट है। यस और नो। तो इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 194 LBB, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर, दैट वेन एवर दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी इनकम एक्सेप्ट द पीजीबीपी कंपोनेंट, इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने का। रेसिडेंट को पे कर रहे हैं 10% टीडीएस, नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर को पे कर रहे हैं रेट इन फोर्स के हिसाब से टीडीएस। तो भैया इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा, जब भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो 10% का टीडीएस डिडक्ट करेगा व्हेन दे आर मेकिंग अ पेमेंट टू रेसिडेंट। अच्छा जी सर। साथ साथ में मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टमेंट फंड जो है इसके केस में एक बेसिक पॉइंट है कि या तो ये एक्चुअली यूनिट होल्डर को अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे, या ईयर एंड पे ये अज्यूम किया जाता है कि यूनिट होल्डर ने अपने प्रॉफिट्स किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इन्वेस्टमेंट फंड या तो एक्चुअली यूनिट होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे, या ईयर एंड पे अज्यूम किया जाता है कि यूनिट होल्डर ने अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। राइट। एंड यूनिट होल्डर के हाथ में ये इनकम उसी प्रपोर्शन में टैक्सेबल होती है जिस प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट फंड ने कमाई है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट फंड ने किस प्रपोर्शन में कौन सी इनकम कमाई है। तो इसका जवाब है कि इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है कि उन्हें एवरी ईयर 30 जून से पहले एक स्टेटमेंट बना करके देना होता है सभी यूनिट होल्डर को कि उन्होंने किस प्रपोर्शन में कौन से हेड में इनकम कमाई है, ताकि यूनिट होल्डर उसी प्रपोर्शन में अपने हाथ में क्या कर सके, टैक्स कर सके। राइट। तो इन्वेस्टमेंट फंड की चार बातें हैं, चारों बात को हमें समझना है। पॉइंट नंबर 1, पीजीबीपी छोड़ करके जितनी भी इनकम इन्वेस्टमेंट फंड को आ रही है वो सारी की सारी एग्जम्प्ट है एज पर सेक्शन 1023 एफबीए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फंड को रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, मतलब यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो जब भी इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट होल्डर को क्या देती रहेगी बेटा, पेमेंट देती रहेगी, यूनिट होल्डर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी, तो ऐसे केस में रेसिडेंट्स के लिए 10% टीडीएस होगा, नॉन रेसिडेंट्स के लिए रेट इन फोर्स के हिसाब से टीडीएस होगा एज पर सेक्शन 194 LBB। एंड लास्ट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड कि वो क्या करे, एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करे कि किस प्रोपोर्शन में उन्होंने इनकम कमाया है। चलिए अब आ जाते हैं यूनिट होल्डर के साथ में क्या होगा। देखिए, यूनिट होल्डर को उसी प्रोपोर्शन में इनकम टैक्सेबल है जिस प्रोपोर्शन में किसने कमाया है, इन्वेस्टमेंट फंड ने कमाया है। अब पीजीबीपी कंपोनेंट पे किसने टैक्स दे दिया था, इन्वेस्टमेंट फंड ने दे दिया था। यानी पीजीबीपी कंपोनेंट यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 FBB, क्योंकि इसके ऊपर किसने टैक्स दे दिया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने दे दिया, इसलिए यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है। पर बाकी सारी इनकम किसके हाथ में एग्जम्प्ट थी, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट रहेगी क्या, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड ने बाकी किसी भी इनकम पे टैक्स नहीं दिया, तो पास थ्रू स्टेटस में यूनिट होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगी उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में फंड ने रिसीव किया है। तो चलो वापस एक लाइन बस समझना है, इन्वेस्टमेंट फंड को पीजीबीपी छोड़ के हर इनकम एग्जम्प्ट है। यही जब यूनिट होल्डर के हाथ में आएगी पीजीबीपी एग्जम्प्ट हो जाएगी,
बाकी सारी इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में कमाया है। यस और नो। अब बताइए इन्वेस्टमेंट फंड का टैक्स रेट क्या रहेगा। ये चीज सेक्शन 115 यूबी के अंदर में लिखी हुई है दैट इन्वेस्टमेंट फंड अगर कंपनी या फर्म के पॉइंट फर्म बोल करके रजिस्टर हुए हैं 30%, अदर बोल करके रजिस्टर हुए हैं तो एमएमआर के बेसिस पे टैक्स देंगे। AIF shall furnish the return in respect of income distributed by it on or before 15 June to the income tax authority and 30 June to the unit holder। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, लॉसेस इनकर्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड, राइट। अगर ये पीजीबीपी लॉसेस है तो इट इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ओनली, क्योंकि पीजीबीपी कंपोनेंट पे टैक्स कौन दे रहा है, एआईएफ दे रहा है, तो पीजीबीपी जो रिलेटेड लॉस है ये लॉस को एआईएफ ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। व्हाट अबाउट अदर देन पीजीबीपी लॉस, इसको एआईएफ ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन एक केस में ये यूनिट होल्डर के हाथ में हो सकता है कि पास ऑन हो जाए। कब, जब यूनिट होल्डर ने यूनिट्स होल्ड किए हैं फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स, देन लॉस कैन बी पास टू यूनिट होल्डर, else such loss will also be carried by AIF only। So PGBP loss तो definitely AIF ही रखता है, लेकिन other than PGBP loss AIF तभी रखेगा जब यूनिट होल्डर ने 12 महीने से ज्यादा को यूनिट होल्ड नहीं किया है। इफ यूनिट होल्डर ने होल्ड कर दिया 12 महीने से ज्यादा तो ये लॉस किसको कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यूनिट होल्डर के पास पास ऑन हो सकता है। यस मालिक। तो इसी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट फंड वाला पार्ट भी ओवर होता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का ये वाला जो टॉपिक था ये बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था। अब आपको क्या करना है, वही हर बार जो कहता हूँ, ऑडियो रिवीजन आपको करने हैं जो मैंने आपको दे रखे हैं। अगर आपने फास्ट ट्रैक ले रखा है जो अभी फ्रेशली रिकॉर्ड हो रहा है तो आपने देखा होगा कि इसका आपको क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने सॉल्व कराया है मॉड्यूल से लेकर के, और अगर आप रेगुलर बैच में थे तो आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। थैंक यू फॉर दिस चार्ट रिविजन। मिलूंगा आपसे अगले टॉपिक के अंदर में। अगले टॉपिक के आपको क्या करना है, ऑडियो रिविजन भी अच्छे से सुनना है एंड चार्ट रिविजन भी अच्छे से देखना है। एट द सेम टाइम मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, अगर आप ये चार्ट लेना चाहते हैं ekatvam.academy.com इस वेबसाइट पे जाकर के आप ले सकते हैं, या फिर हमारे सेंटर पार्टनर से ले सकते हैं। डन मालिक। चलिए जी, तो इसी तरीके से हिट बटन को क्लिक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अगर इस शॉर्ट रिविजन से आपको बहुत हेल्प मिली होगी तो। बाय बाय।